117 वर्ष पूर्व स्थापित महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा मराठी माधवराव पटवर्धन जी के नाम से सुशोभित सभागृह एवं कार्यालय के लोकार्पण समारोह में मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान आपने मुझे दिया है उसके प्रति मैं नतमस्तक अपना आभार क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं मैं इतने बड़े कार्य के लिए उपयोगी व्यक्ति था भी या नहीं, लेकिन आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य घोषित कर दिया है, तो मेरे लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सभागार में मेरे मित्र दामोदर जी खड़से जी उपस्थित हैं, राजेंद्र जी उपस्थित हैं और आप सब लोग। मेरे सामने एक समस्या रही कि मैं क्या कहूँ। कल रात दामोदर जी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज बहुत कुछ लिखा जा रहा है लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे, क्योंकि साहित्य में वो कशिश नहीं रही, एक सन्नाटा है। तो मेरे मन में आया कि कुछ साहित्य से चर्चा करूं। फिर सभागार में लोकार्पण के समय बातचीत हुई, मिलिंद जोशी जी से हुई, तो उन्होंने कहा आप तो बहुत सारे दिन विदेश में रहे हैं, कुछ अपने संस्मरण सुनाइए। अभी यहाँ बैठा था तो अरुणा जी ने कहा कि आप तो कवि हैं, आप कोई कविता सुनाइए। तो मैं एक ऐसे तिराहे पर खड़ा हूँ कि मैं किधर जाऊं ये नहीं सोच पा रहा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सभी से बात कर ली जाए। आज जो साहित्य की चिंता है, उस चिंता का मूल है ये कि हम सब लोगों के जीवन की तन्मयता टूट गई है। हम सब लोग टुकड़े टुकड़ों में बट गए हैं। अपना काम है तो उसमें व्यस्त हो जाते हैं, पैसा कमाना है तो उस दृष्टि से सोचने लगते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं तो उसमें जूझते रहते हैं। तो साहित्य की जो सरणी है उससे लगातार हम दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हम मजबूर हैं। आप अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, पहले होता था मन आया कि चलो फलाने के घर चलते हैं, पैदल चल देते थे, पहुंच जाते थे, साइकिल उठाई चले जाते थे और कुछ सोचते भी जाते थे, रास्ते में चलते फिरते रचनाएं हो जाती थी, कविताएं लिख जाती। मैंने अपनी बहुत सारी कविताएं सब सड़क पर चलते हुए लिखी। लेकिन आज जब चलते हैं तो आपको चिंता रहती है कि पीछे से कोई मार ना जाए, तेज मोटरसाइकिल निकल जाती है, सड़क पर जगह नहीं है, कार्यस्थल पर जा रहे हैं 1.5-2 घंटे सड़क पे लग जाते हैं। तो भाई ये सब जरूरी है, साहित्य जरूरी है। तो हम अजीब सी दुविधा में पड़े रहते हैं। और दूसरी बड़ी जो समस्या है वो ये, मैं सभागार में देख रहा हूं, हम सब लोग मध्य वय के लोग हैं, युवा पीढ़ी नहीं है। युवा पीढ़ी के सरोकार साहित्य से दूर होते चले जा रहे हैं। अब उसके सामने इंटरनेट ने जो दुनिया खोल दी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और दुनिया भर की चीजें मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो एक आत्ममुग्धता का युग शुरू हुआ है कि हर आदमी आईने में अपना चेहरा देख करके ही खुश है, उसको कोई और दिखाई नहीं देता। साहित्य तो अपने नहीं औरों की चिंता से निकलता है। जब हम सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, हम दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। आज अधिकांश लेखकों को मैं देख रहा हूं अपने आसपास जो लिख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनको पढ़ें, लेकिन आपकी रचना वो पढ़ें जरूरी नहीं है। पढ़ना बहुत कम हो गया है। और मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि आप मेरी रचना पढ़ें या मैं आपकी रचना पढ़ूं। हमारे जो इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनकी रचना पढ़ना जैसे एक पाठशाला में जाकर के पाठ सीखना होता है। हम उस परंपरा से दूर होते चले जा रहे हैं। हम मानते हैं जो शब्द हमने लिख दिया वो स्वयंभू है, बस उससे आगे कुछ नहीं, उससे पीछे कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारा पढ़ने का संस्कार नहीं लौटेगा, हम औरों की रचनाएं पढ़ करके वो जो मास्टर आर्ट हैं उनसे नहीं सीखेंगे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे।
ये आज की बड़ी चिंता है, और इस चिंता को चिंता ही करते रहिए, दूर हम नहीं कर पाएंगे। ये भी मान लीजिए कुछ उपाय कर सकते हैं। कई बार मेरे मन में एक बिंब आता है कि जैसे एक बांध है, उसके पीछे अथाह जल है, और अचानक वो टूट जाए और मैं छाती लगा के खड़ा हो जाऊं कि तुमको रोक लूंगा, क्या मैं रोक पाऊंगा? मैं असहाय हूं, मैं नहीं रोक सकता। आज की परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं कि मैं झंडा लेकर खड़ा हो जाऊं कि नहीं, अच्छा साहित्य लिखिए, ऐसा करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तब होगा जब हमको एक आत्म प्रतीति होगी कि हम कहां जा रहे हैं, हमको क्या करना है, हमारा ध्येय क्या है, हम क्या चाहते हैं। जब तक ये भाव मन में नहीं आएगा, हम कुछ अच्छा रच नहीं पाएंगे। लेकिन हम अच्छा रच पाएंगे तब जब हम अपने बड़े मास्टर कलाकारों की रचनाओं को पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे कैसे? आज जो हम विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको ही चीजें नहीं मालूम है, तो वो अपना संस्कार कैसे देंगे? एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, शायद आप लोगों ने पढ़ी है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध के वातावरण में लिखी गई थी। 100 साल ऊपर हो गए उस कहानी को, लेकिन आज भी वो उतनी ही जिंदा है। प्रेम कहानी, अद्भुत प्रेम कहानी है, त्याग की, समर्पण की। लेकिन जब मैं बहुत बार अपनी क्लास में जब शुरू करता था, पूछता था लोगों से कि भाई ये कहानी तुमने पढ़ ली? हाँ जी पढ़ ली। कहाँ से शुरू होती है कहानी? तो कहते हैं जी वो अमृतसर के बाजार में एक तांगे वाला जा रहा है, और वो एक लड़का एक लड़की आते हैं, वो तांगे से बचा लेता है उस लड़की को। यहां से कहानी शुरू होती है। सच तो ये है कि कहानी शुरू होती है वजीरा सिंह पानी पिला दे। पूरी कहानी फ्लैशबैक में। 100 साल पहले एक ऐसा कलाकार हुआ जिसने फ्लैशबैक में उपयोग किया है उस कथा शिल्प को, जो आज तक लोग उतना बढ़िया नहीं कर पाए हैं। 3 कहानियां लिखी और अमर हो गए। हम 300 संग्रह छाप लेते हैं, हमको कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम मानव मन की उन मूल संवेदनाओं से नहीं जुड़ पाते जो अमर हैं, जो हर युग में हैं, हमेशा रहेंगे। इसीलिए कबीर ने कहा था ना, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। हम तो 2.5 अक्षर तो भूल गए, हम 4 अक्षर जानते हैं, LOVE। जब देखो वो LOVE करते हैं, लव करते हैं। लेकिन 2.5 आकर प्रेम में जो समस्त ब्रह्मांड समा जाता है, उसकी प्रतीति हम नहीं कर पाते। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? अब साहित्य चर्चा का प्रसंग बदलने से पहले एक चीज मैं आपके सामने कहता हूं। मुंशी प्रेमचंद आज भी पढ़े जा रहे। 100 साल हो गए पेंशन को लिखना शुरू किया। उनकी एक कृति गोदान से मैं एक उदाहरण लेके कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। राय साहब अपनी सामंती व्यवस्था के अंदर हैं। वहां एक पत्रकार है, संपादक बिजली, वो भी हैं, पत्रकार भी है। एक मिस मालती है, नए जमाने की चुलबुली, जो लिव इन रिलेशन में विश्वास करती हैं। प्रोफेसर मेहता हैं, जो बड़ी विद्वता की बात कहते हैं और अच्छी बातें भी कई बार कहते हैं, जिसको लोग सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो देवता बन जाता है, लेकिन जब स्त्री में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। आज के स्त्री विमर्श की भी बात करें तो प्रेमचंद ने उस जमाने में स्त्री विमर्श के लिए बहुत सारी बातें की, दलित विमर्श की बहुत बातें की। लेकिन आप ये देखिए आज की हमारी पत्रकारिता में क्या हो रहा है। संपादक बिजली को एक पत्र मिलता है कि राय साहब बहुत अत्याचार करते हैं। वो एकदम पहुंच जाते हैं उनके घर अपनी पत्नी से कहकर कि भाई आप जरा मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, राय साहब को मैं तंग करता हूँ, अखबार में लिखूंगा और उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राय साहब के घर पहुंचते कहते हैं देखिए ये पत्र आया, मैं इसको छापने जा रहा हूँ। राय साहब कहते हैं कोई बात नहीं, छाप देना, बैठो तो सही। ये बताओ तुम्हारा अखबार जो छपता है कितनी प्रतियां बिकती हैं? तोड़ा जी मैं 500 छापता हूँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया? 500 से ज्यादा तो मेरी शिक्षा संस्थाएं हैं, समय में खरीद लेता। दाना डाल दिया और पत्र वहीं फट जाता है। प्रेमचंद ने लिखा है, क्या आज ये नहीं हो रहा? प्रेमचंद के गोदान की समस्या है महाजनी सभ्यता। हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। आज कौन है जो कर्ज में नहीं डूबा हुआ? किसी ना किसी तरह का कर्ज। रोज फोन आ जाते हैं कि साहब लोन चाहिए, पर्सनल लोन लीजिए। आप लोन बांटा जा रहा है,
प्रचार किया जा रहा है उस लोन के लिए जो प्रेमचंद महाजनी सभ्यता की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, जो गोदान का नायक होरी महाजनी सभ्यता का शिकार है, उसी का लड़का गोबर जब लखनऊ शहर में जाकर मजदूरी करके 4 पैसे कमा लेता है तो वो अपने आसपास के रिक्शे वालों को लोन देता है और ब्याज कमाता है। आप इस व्यवस्था को देखिए कि कैसे चल रही है। जो सड़क बन रही है, होरी कहां मरता है, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं तो समझ में नहीं आता कहां मरता है। होरी एक सड़क पर पत्थर टूटते हुए मर जाता है, लू लग जाती है। और वो सड़क क्या है? वो सड़क है लखनऊ को सिंधी से जोड़ने वाली, गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क है। उसके ऊपर होरी प्रेमचंद का नायक मर जाता है, हमको ये संदेश देते हुए कि आगे आने वाले युग में गांव और शहर पास आएंगे, गांव बर्बाद हो जाएंगे, गांव कहीं नहीं रहेंगे। ये है वो रचनाकार जिसकी रचना हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मर्म हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाते। हमारे जो अध्यापक थे, आज से 55 साल पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया कॉलेज में, वो हमको साहित्य नहीं पढ़ाते थे, हमको ये पढ़ाते थे कि साहित्य कैसे पढ़ाते थे। आज इस बात की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी महाराज साहित्य परिषद नए नए लोगों को लाए और उन लोगों के सामने जो हमारा महान साहित्य है उसको बताते हुए ये बताए कि देखो साहित्य ये होता है। उनमें साहित्यिक संस्कार डाले, वो लिखना शुरू कर देंगे, अच्छा लिखेंगे। लंबी चर्चा नहीं करूंगा, यहीं इसको विराम देता हूं। अब आती है बात मेरे विश्व भ्रमण की या इधर उधर आने जाने की। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो कभी कॉलेज में जब पढ़ता था सन 70-71 में मैं लेक्चरर हो गया। तो मैं ये सोचा करता था, मेरे दोस्त से कई सारे जिनके कोई रिश्तेदार वहां रहता था, कोई यहाँ रहता था, सब कहते थे कि मैं आजकल करता जा रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो कोई वहां नहीं रहता, मैं तो कहीं नहीं जा सकता। और वो उस व्यक्ति को इतना मौका मिला कि वो बस पैर में चक्कर लगा हुआ है। मेरी माँ कहती है कि तू बैठ ही नहीं सकता है। तो मुझे अवसर मिला आज से 41 साल पहले फिजी जाने का। फिजी आइलैंड जहाँ अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, वहीं से लौट के आया हूँ और आप सबके बीच में आ गया हूँ। उस फिजी के अंदर जब मैं गया तो 2-3 बड़ी विलक्षण बातें उनकी मैं सिर्फ छोटी मैं सुनाऊंगा। उस देश के अंदर मुझे बहुत सारी रामायण मंडलियां और कीर्तन के बीच में बुलाया गया। तो मैं ये देखता था कि जब वो रामायण का पाठ समाप्त होता था तो वे लोग कुछ जयकारे लगाते थे, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी की जय, रामचंद्र जी की जय, और अंत में बोलते थे रामायण महारानी की जय। क्या आप में से किसी ने ये जयकारा सुना है? क्या कभी आपके मन में आया कि आप अपनी रामायण को महारानी माने? लेकिन 12,000 किलोमीटर दूर उन प्रवासी भारतीयों ने घोषित किया कि हमारी रामायण हमारी महारानी है। क्यों? ये उनके प्रतिरोध की आवाज थी। जो ब्रिटिश सरकार के लोग उनको लेकर के गए थे, उनकी महारानी क्वीन विक्टोरिया थी। सब काम ऑन हर मैजेस्टी सर्विस होता था और इनके ऊपर अत्याचार होते थे। इन लोगों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष के प्रतीक के रूप में वो कहते थे होगी तुम्हारी महारानी क्वीन विक्टोरिया, हमारी महारानी तो रामायण है जिसने हमारी संस्कृति को बचाया। वहीं एक सज्जन मिले, बुजुर्ग थे बहुत, उनसे ऐसी बात हो रही थी। उन्होंने कहा रामायण तो हमारे बहुत काम आई। मैंने कहा रामायण पुस्तक आपके काम आई, ये इसका क्या आशय है? बोला अरे जब हम लोग यहाँ आए थे शुरुआत में तो पंडित तो नहीं थे, सब निम्न जाति के लोग थे, इधर उधर के लोग थे, मजदूर बना के ले जाए गए थे, कुली बना के ले जाए गए थे। तो वहां पर एक युवा लड़की भी चले गए भटक करके। अब जैसा कि होता है और सहज है, उन लोगों में जरा प्रेम भाव पैदा हुआ। गांव के बुजुर्ग लोगों ने देखा तो उन्होंने आपस में विचार किया कि इससे पहले की बात आगे बढ़े जरा से पूछ लो भाई, अगर शादी वादी कर लें तो न उनका कोई माँ बाप था, जो थे वही संगी साथी थे। उन्होंने पूछा तो दोनों ने हाँ कर दी। तो तय हुआ कि इन दोनों का विवाह करा।
समस्या ये आई कि इनका विवाह कौन कराए? पंडित तो कोई है नहीं, किसी को विवाह करवाना नहीं आता, तो क्या करें? तो एक सज्जन थे सुचित महाराज, उनसे लोगों ने कहा कि पंडित जी आप इस दायित्व को संभाल लीजिए। उन्होंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आप कह रहे हैं तो उन्होंने घर की जो और औरतें थी उनको बुलाया कि देखो ऐसा करो, एक बाल्टी में पानी भरो, हल्दी घोलो, एक साड़ी एक कुर्ता उसके अंदर पीला रंग दो, लकड़ियां इकट्ठा करो, यज्ञ का हवन कुंड बना लो और उसमें इनके फेरे बना पड़वा देंगे, कल सुबह तैयारी कर लो। सबने थोड़ा बहुत घर में खाना बनाया कि वहाँ 10, 20, 50 लोग जो थे उस वक्त उनमें भोज हो जाएगा। अब पंडित सुचित महाराज की नींद गायब। अरे भाई मैं कहूंगा क्या? अब सोते सोते कुछ नींद आई, अचानक वो उठे और उनको एक समाधान मिल गया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, अपने घर से रामायण लेकर के चले गए। सब लोग बैठे हुए, उन्होंने सीता स्वयंवर का खोल लिया पृष्ठ और वो चौपाइयां पढ़ करके उनका विवाह करा दिया। तो राम विवाह से जुड़े तो रामायण उनके काम है। और वो लोग जीवन पर्यंत बहुत साथ रहे, कोई तलाक नहीं हुआ। बगैर किसी पंडित के, बगैर किसी मुहूर्त के, बगैर किसी मंत्र के कराई गई वो शादी ज्यादा चली और आजकल की शादियों के मुकाबले। एक और विलक्षण बात उन्होंने बताई कि रेडियो ने कैसे देश को जोड़ा। वहां दिवाली एक समय मनाई जाती थी पूरे देश में। कैसे संभव है? कभी हमारे यहाँ बताते हैं पंडित जी आज दिवाली है, कल है, दो दिवालियां होने लगी, दो त्योहार होने लगे। आप एक दिन एक समय कैसे मना लेते थे? तो हमारे पंडित विवेकानंद शर्मा ने कहा कि देखो भाई, मैं क्या करता था, रेडियो पे जाता था एक सप्ताह पहले और मैं कहता था कि फलाने दिन, फलानी तारीख, फलानी तिथि, फलाना समय, ये हमारी दिवाली पूजन का समय है। आप लोग ऐसा करिए, ये सामान लिखते जाइए, इकट्ठा कर लीजिए। तो वो लिस्ट बताते थे, कलावा ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, दूध ले लीजिए, शहद ले लीजिए, पंचामृत बना लीजिए, ये सब कर लीजिए। और जिस दिन दिवाली होती थी पंडित जी उस दिन रेडियो पहुंच जाते थे और उस समय से आधे घंटे पहले ही लक्ष्मी माई का गान करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, गीत गाते हुए वो अपना शुरू कर देते थे पंडिताई। और पूरे देश के अंदर घर घर में बैठे हुए लोग अपना रेडियो खोल करके उसी के हिसाब से पूजा करते थे। और इस तरह से एक पंडित रेडियो के माध्यम से उन दिनों में 50-60 साल पहले पूरी जो है दिवाली का जो है आयोजन वहां पर होता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं दूसरे देश ले चलता हूँ, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जहाँ मैं एक डिप्लोमेट के रूप में सन 88 में गया था। जुलाई में गया था, पहली दिवाली आई तो मेरे सामान के अंदर घर से जो बनता है सामान ले गया था, उसमें कुछ मोमबत्तियों के पैकेट भी आ गए थे। अरे मैंने कहा चलो, हम तो सब बचत करने वाले आदमी है ना, खर्चा ना हो तो बहुत खुश होते हैं। हमने कहा मोमबत्ती भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये भी भारत से ही आ गई है। तो मैंने अपने घर के आगे मोमबत्तियां जला दी दिवाली के दिन। और हम अभी आनंद लेकर के बच्चों के साथ बैठे ही थे अंदर कि हमारे सामने पड़ोस में रहने वाले गोला महाराज, जो गोला महाराज कहलाते थे, वो अचानक आए और बोले, डॉक्टर ऋतु पन्ना, व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंड? तो दीस कैंडल्स। मैंने कहा पंडित जी, टुडे इज दिवाली, सो आई लिट ऑल दीस कैंडल्स। मैंने दिवाली है इसलिए ये कैंडल्स जलाई हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई कैंडल्स? Today is Diwali and you are lighting candles. It should be दिया। वाह। मैंने कहा कि पंडित जी, मैं हिंदुस्तान से कैसे दिए मंगाऊंगा इतनी दूर से? तो कैंडल थी वही मैंने लगा दी है। ओह नाउ आई अंडरस्टूड। वो चल दी है। और मैं उसे कह रहा, पंडित जी मिठाई तो खा जाइए, दिवाली के दिन पहले अतिथि आप मेरे घर में आए हैं। नहीं आता हूँ कह के वो चले गए। और उनके घर से उनकी मर्सिडीज निकली और 15 मिनट के बाद वो लौट के आए, अपने सब कुनबे के लोगों को मेरे आंगन में ले आए, कहा कि मोमबत्तियां हटा दो। और उन्होंने इतना बड़ा पैकेट खोला, दिए से भरा हुआ। इतनी लंबी चोटी लेकर आए, रुई की बटी हुई, कैंची लेकर आए, तेल लेकर के आए और बच्चों से कहा कि इन सबको हटा के दिए लगाओ जल्दी जल्दी। वो लगा करके, तेल डाल करके जब उन्होंने दिए जला दिए, तब उनको संतोष हुआ और बोले, डॉक्टर ऋतुपर्णा, वी आर इंडियंस, वी मस्ट सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल्स इन अवर ओन pristine way. वाह। Candles, no, this is not our way. ये फीलिंग उन लोगों की
सोचिए हम में कहाँ है। हम मोमबत्ती भी जलाते हैं, चीन की लाइटें भी जलाते हैं, सब। आज भी ट्रिनिडाड के अंदर वे लोग दिया जलाते हैं और कितना सुंदर दीपदान करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर के दीवारें और छत ऐसी नहीं है जैसे हमारे देश में होती है। बारिश होती रहती है, ढलवा है सब, तो वो दिए नहीं रखे जा सकते। इसलिए वो बड़े बड़े बांस ला करके उनको काट करके उनसे मेहराबें बनाते हैं पहले, और उनको अपने आंगन में गाड़ देते हैं, और उसके ऊपर मिट्टी से या लोहे के तार का लूप बना करके दिया रखते हैं और फिर उसको जलाते हैं। तो दूर से अगर आपको देखेंगे तो मान लो ओम की शक्ल में उन्होंने बनाया है, तो ओम की शक्ल में दिए जल रहे हैं। तरह तरह की तरह से वो बनाते हैं। आज भी दिवाली में जाइए, वहां पर उन लोगों ने 15 एकड़ जमीन पर एक जगह बनाई है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और उस जगह का नाम है दिवाली नगर। वहां पर ये काम है। ऐसे ही फगवा मनाते हैं, होली मनाते हैं। हम लोगों को एम्बेसी में होने के नाते हर जगह का निमंत्रण मिलता था, तो हम वहां जाते थे। तो एक बार फगवा में गए, उनके रंग से, अबीर से, उनके कुर्ते पाजामा धोती सब रंगे हुए हैं। आए, बोले डॉक्टर ऋतुपर्णा कम ऑन वेट। क्या हुआ? गले मिलते मिलते रुक गए। तो उन्होंने अपने जेब में से एक डिब्बा निकाला, हाथ पे डाला, और मेरा सारा मुंह उन्होंने उससे लगा दिया। ये जॉनसन बेबी पाउडर था। बोले गुलाल तो मिलता नहीं, जो भारत से मंगाते हैं उससे सारा मुंह छिल जाता है, तो गुलाल की जगह हम जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं, और हमारा मुंह सफेद भूत जैसा कर दिया। एम्बेसडर भी खड़े हुए हैं सामने, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे देख के हंस रहे हैं, हम देश को हंस रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये दूध पीजिए, अदरक वाला दूध। भांग नहीं पिला सकते आपको, भांग नहीं होती हमारे यहाँ, तो ये अदरक का दूध पीजिएगा। ये है हमारी भारतीय संस्कृति की जीवंतता, जो सीमाओं को पार करके भी उन प्रवासी भारतीयों के मनों में बसी हुई है, जिसको हम भूल रहे हैं, लेकिन वहां बसी हुई है। एक शादी में मुझे बुला लिया गया, मैं गया तो उसकी माँ आई लड़के की, बोली यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने यस। सो यू आर माई भाई? मैंने कहा यस। सो यू आर द मामू ऑफ दिस बॉय? यस। बोले कैन यू डू मी अ फेवर? हमारे यहाँ मामू लड़के को ड्रेस पहनाता है, आप इसे जामा जोड़ा पहना दीजिए। हमने वो काम भी किया। एक बार मुझे आमंत्रण मिला सुहानी रात डिनर। मैंने कहा सुहानी रात डिनर क्या होता है? उनका अच्छा चांदनी रात में कोई एक आयोजन होगा डिनर विनर का, तो उन्होंने सुहानी रात डिनर कर दिया है। उसकी टिकट थी $200, $3, जो मेरे ख्याल से जमाने में $70-80 के बराबर तो रही होगी। तो आमंत्रण मिला, हमने कहा टिकट हमें नहीं लेनी थी, हमें तो आमंत्रित किया गया था अतिथि के रूप में। तो हम गए वहां, तो वहां एक बहुत बड़े लॉन के अंदर गोल गोल टेबल लगी हुई है, खाना है, भारतीय खाना, पालक पनीर भी बना है, रसगुल्ला भी है। आप खाना लीजिए, मेज पर बैठिए, और सामने एक स्टेज सजा हुआ है जिसके अंदर सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब रखे हुए हैं। मैंने पता नहीं ये सब क्या है। उसके बाद वहां अनाउंसर आता है, कार्यक्रम शुरू होता है, और वो शुरू होता है हमारे ट्रिनिडाड के राष्ट्रगीत से, और उसके बाद जनगणमन से। तो हम कहते हैं कुछ खास प्रोग्राम हो रहा है, और उसके बाद जो गीत शुरू होते हैं, सारंगा तेरी याद में, आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, जिस देश में गंगा बहती है। ट्रिनिडाड के एक से एक चुने हुए गायक मंच पे आ रहे हैं, और वे हमारे सारे नॉस्टैल्जिक गीतों को गा रहे हैं, और धीरे धीरे शाम रात बढ़ती चली जा रही है, और तब एक गीत आता है, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो। फिर अनाउंसर घोषित करता है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द लास्ट नंबर ऑफ दिस इवनिंग, सुहानी रात ढल चुकी। तब एक सज्जन आते हैं और वो गाते हैं, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। ये गीत उस शाम का आखिरी गीत था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी इस समय ट्रिनिडाड में जो कई सारे एफएम स्टेशन काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गीत आज भी बज रहे हैं।
और मजेदार बात यह है कि इन गीतों के अर्थ वो नहीं जानते, इनको पूरी तरह नहीं समझते हैं, लेकिन कितने परफेक्शन से गाते हैं कि अगर आप बगैर जाने सुने कि कौन गा रहा है तो आपको लगेगा कि लता रफी गा रहे हैं। इतना अभ्यास। तो ये उस देश का एक ऐसा अद्भुत अनुभव था मेरे लिए, और बहुत सारे अनुभवों के साथ साथ जो मैं कभी भूलता नहीं। और इसी क्रम में मैं अब जापान आ जाता हूँ। जापान में मैंने जापानियों को हिंदी पढ़ाई। वो यूनिवर्सिटी 1908 से हिंदी, उर्दू, फारसी के रूप में हिंदुस्तानी भाषा पढ़ाती थी, क्योंकि तब हमारे देश की भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता था। हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी खुद हिंदुस्तानी के पक्ष में बात करते थे, तो ये पढ़ाई जाती थी। और उसको पढ़ाने वाले 1909 में जो प्रोफेसर गए थे भारत से, उनका नाम था मौलाना बरकतुल्लाह खां भोपाली, जिनके नाम पर भोपाल में यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़े विद्वान थे पारसी के। और फिर वहां से निकल करके वो अंत में कैलिफोर्निया पहुंचे, गदर पार्टी बनाई और वगैरह वगैरह वगैरह। उस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। उस यूनिवर्सिटी में जो हिंदी पढ़ाई जाती है वो हम लोग जैसे आई पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाते थे, छोटे छोटे वाक्यों वाले पाठ भी बनाते थे। लेकिन एक दिन अचानक क्लास के कुछ लड़के लड़कियां आए और हमसे बोले, सर हमको भारतीय खाना बनाना सीखना है। मैंने कहा मतलब? कहता जी हमें समोसा बनाना सिखाइए, हमें सब्जी बनाना सिखाइए, हमें चपाती बनाना सिखाइए। तो मैंने कहा भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं लिखा कि ये भी पढ़ाना है और अगर मुझे ना आता हो तो मैं कैसे बताऊंगा आपको। अब पता नहीं मेरी माँ को पहले से मालूम था इसके जीवन में ऐसा आएगा, तो हमको जब 7वीं 8वीं क्लास में थे तभी माँ ने खाना बनाना सिखा दिया था। तो आजकल भी मैं मतलब अपनी पत्नी से ही कह सकता हूँ कि तुमने अच्छा बनाया या बुरा बनाया है। तो मैंने फिर पूछा कि भाई क्या माजरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर ये है कि जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उस भाषा का भोजन, उस भाषा की भूषा, उस भाषा के बात करने का तरीका और इवन उस भाषा की गालियां ये भी आपको सीखनी चाहिए। इसलिए हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हमको भारतीय खाना बनाना है। तो मैंने उनको घर बुलाया कि भाई आइए बैठ करके। वो अपना कैमरा लेके आए, कोई कागज लेके आया है, वो सब रसोई में खड़े हो गए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, कैसे बेल रहा हूँ रोटी। तो उन्होंने, मैंने पूछा क्या सब्जी क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा सब्जी हम लेकर आएंगे। हमने कहा ठीक है भाई ले आइएगा। तो वो क्या लेकर के आए? इतना बड़ा काशिफल, क्या बोलते हैं यहाँ पर काशिफल को? कोहड़ा या कुछ ऐसा बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं। वो लेकर के आए। हमारे यहाँ तो ये सस्ती सब्जियों में मानी जाती है, आजकल ये भी महंगी हो गई है वैसे। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या तुम ले आए हो? उसको खाबोचा बोलते हैं वहां पर जापानी भाषा में। बोले जी ये बहुत महंगा होता है, ये सब्जी बनेगी। अच्छी ठीक। अब हमने उसको काटा, एकदम पीला निकल करके आया, पका हुआ था एकदम। काट पीट करके सब्जी बनाई, देखा अपने हाथ पीले हो गए। शादी में तो मैंने अपने हाथ पीले नहीं किए थे, लेकिन उस दिन हो गए। हमने उसको अपने हिसाब से, जो हमारा कोहड़ा होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, उसमें पानी था ही नहीं, सूखा एक तरीके से। तो मैंने उसी हिसाब से पानी वानी डाल करके सब्जी बनाने डाल दी, कर दी। थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो सब्जी नहीं हलवा बन गया, काशीफल का हलवा बन गया। एनीवे, तो खाना वाना खाया, उन लोगों ने बहुत प्रसन्न हुए, चले गए। उसके 2-3 दिन के बाद सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आ गए। उन्होंने कहा सर हमको एक ड्रामा करना है। मैंने कहा वो क्या मतलब? बोला जी हमारी शिक्षा पद्धति में हमें ये बताया गया है कि हर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट उस भाषा में जो पढ़ रहा है उसमें ड्रामा करेगा। क्योंकि भाषा जो है सिर्फ यही तो नहीं है मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं पीता हूँ, लेकिन इसके कहने के भी तो तरीके हैं ना। जो सुर लहर है, जो तान अनुतान है, जो उतार चढ़ाव है। तो नाटक क्या है? नाटक भाषा में आपकी भाषा के उतार चढ़ाव से दृश्य का रूप पैदा करता है। तो इसलिए वो भाषा के जो महीन नुआंसेस हैं उनको सिखाने के लिए वो कहते हैं कि नाटक करिए। तो अब आपको नाटक कराना है। हमने कहा भाई नाटक हमने कभी किए नहीं, लेकिन करते हैं। तो उनके लिए मैं नाटक लिखता था, तो डायरेक्ट करता था, और लगभग 10 साल में मैंने 10 नाटक उनके लिए तैयार किए और उनको किए। तो ये इस देश की विशिष्टता देखिए भाषा के
और उसको पढ़ाने की साहित्य के हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए तो अच्छा है। अंत में एक बात फाइनल, मैं अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए बच्चों को, अपने स्टूडेंट बच्चे कह देते हैं हम टीचर हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन है तो सब युवा, उनको मैं एक कागज दिया करता था, उसके ऊपर एक फोटो होता था, खासतौर से कोई रेखा चित्र। सुधीर धर के कार्टून की एक किताब मेरे पास थी, तो मैं उसमें से कुछ चित्र लेकर के उनको दे दिया करता था, इसको देखो, इसमें क्या क्या है, एक एक चीज को पहचानो और फिर उनको छोटे छोटे वाक्यों में लिख के लाओ। मान लो उसमें एक पेड़ है तो लिखिए एक पेड़ है, उसमें मान लो चिड़िया बैठी है तो लिखो उस पर एक चिड़िया बैठी है। इस तरह से मैं डेवलप करता था। तो मैंने एक दिन एक चित्र दिया जिसके अंदर सुधीर दर के जो कार्टून है, स्त्री पुरुष वो बाजार में जा रहे हैं और पुरुष ने स्त्री की आंखों के आगे हाथ ऐसे कर दिया है और उससे कह रहा भगवान जल्दी घर चलो, और उस स्त्री के मन पे जरा बड़ा कड़वा सा भाव है और सामने लिखा हुआ है साड़ी सेल, और दूसरा हाथ उसका अपनी पॉकेट पर है। मतलब अगर आज उसने साड़ी सेल देख लिया तो मेरी जेब में कुछ नहीं बचेगा। ये एक चित्र था, तो मैंने दे दिया उन बच्चों को, क्लास में एक एक्सरसाइज भी कराई, क्या क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो वगैरह। अब वो घर से होमवर्क करके लाएंगे, तो उसमें से एक लड़की लिख करके लाई, रवि और सुनीता दिल्ली में रहते थे। एक बार वे जनपद के बाजार में गए क्योंकि उनको शॉपिंग करनी थी, क्योंकि उनकी शादी की बरसी थी। शादी की बरसी थी, मैं चौंका, मुझे हंसी आ गई। तो लड़की खड़ी हुई, बोले सर क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो मैं हंस के बोला नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं की, बहुतों के लिए तो शादी की बरसी बरसी ही होती है। लेकिन तुमने ये लिखा क्यों? बोला मैंने डिक्शनरी के अंदर देखा एनिवर्सरी के लिए तो वहां बरसी शब्द मिला, तो मुझे लगा वह छोटा सा कैंपेट है लिखी है, तो मेरे लिए अच्छा मैसेज मिला। और मैंने फिर क्लास में बताया कि जब कोई भाषा आप सीखते हैं तो उसका कोई भी शब्द ऐसे उठा नहीं लेना चाहिए, हर शब्द के पीछे उसका एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है। हिंदुस्तान में बरसी मरे हुए आदमी की मनाई जाती है और तुम जो है शादी वाले आदमी की बरसी मना रही हो, तो ये गड़बड़ हो गई। तो ये जापान का एक मैंने किस्सा आपको सुना दिया।